आई एम ऑडिबल सिग्नल आ रहा है। ठीक है, कंफर्टेबली आप लोग बैठ जाइए और आज से मैं सही है। ठीक है, कंफर्टेबली आप लोग बैठ जाइए और अनडिवाइडेड टेंशन से यूनी माइंडेड होकर मेरी ओर देखिए। दिमाग में सिर्फ मेरी बात चलनी चाहिए, कोई भी और सेकंड थॉट नहीं चलना चाहिए, तब आप एक ही बार में सीख जाएंगे और जैसे वीडियो से रिवाइज करेंगे वो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा इस 15-20 मिनट के वीडियो में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या इस टॉपिक में आपको पढ़ना है, उसका एक मोटा मोटा मैं खाका खींच दूंगा कि ये बातें हमको पढ़ना है। पहले तो आप ये जानते रहिए ये पढ़ना है, उसके बाद दो पॉइंट ले लेकर मैं छोटे छोटे वीडियो बनाते रहूंगा और 5-7 वीडियो में, ठीक है ना, 5-7 वीडियो में, ठीक है ना, 5-7 वीडियो में आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा और फिर हम न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप ये देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको पढ़ना क्या क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले आपको पढ़ना है फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिससे उन्होंने कुछ लॉज बनाए, तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट आपको सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है ना। उसके बाद आपको पढ़ना है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट और सेकंड लॉ है, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ को न्यूमेन्स लॉ भी कहते हैं और सेकंड लॉ को जो है लेंस लॉ भी कहते हैं। ठीक है। तीसरा चीज जो आपको पढ़ना है, इज लेंस लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह के प्रश्नों का मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो आपका सीधा जवाब होगा यस इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि कुछ फंडामेंटल लॉज हैं जो कभी वायलेट होते ही नहीं। ठीक है ना। मैं एक्सप्लेन करके भी आपको बताऊंगा कि लेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन जो हमारा आपका होगा वो होगा मोशनल ईएमएफ। मतलब अगर कोई कंडक्टर है और वो मूव कर रहा है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके दोनों अगल बगल दोनों एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है ये भी डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई। उसके जस्ट पहले आपको हम बताएंगे कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स क्या होता है, ठीक है ना। फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और फ्लक्स इन जनरल के बारे में डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अब मैग्नेटिक फ्लक्स की चर्चा हम करेंगे। ठीक है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और फिर ये बताएंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे फ्लक्स चेंज होता है। तो आप जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर। ये मैं गॉस लॉ में आपको पढ़ा चुका हूं। इस केस में वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा वेक्टर फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम फ्लक्स कहेंगे, यानी BA cos थीटा। ठीक है ना। तो वो कौन कौन से फैक्टर इन पे डिपेंड करेगा, B पर, A पर और थीटा पर। अगर B, A और थीटा में से कोई भी चेंज करेंगे तो हमारा फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर B चेंज करते हैं तो किस तरह का EMF डेवलप होगा, अगर हम A चेंज करते हैं तो किस तरह का EMF डेवलप होगा, और अगर हम थीटा चेंज करते हैं तो किस तरह का EMF डेवलप होगा। थीटा के चेंज करने से जो EMF डेवलप होगा वो सब हम पढ़ेंगे आपका जनरेटर वाली बात पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसको कहेंगे आप रोटेटिंग EMI। ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप होगा B के चेंज करने से और A के चेंज करने से, B के चेंज करने से जो चेंज होगा वो होगा स्टैटिक EMI, जैसे आपका जनरेटर में होता है। ठीक है ना। और जनरेटर में होता है, सॉरी जनरेटर नहीं, ट्रांसफार्मर में होता है, और भी साथ में जो कॉइल्स रखे हैं तो उनके बीच होता है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आप जो है क्या कहते हैं मोशनल EMI। क्या मतलब कोई कंडक्टर अगर मूव कर रहा है, उसकी एरिया चेंज कर रही है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो किस तरीके से डेवलप होगा EMI, उसको हम लोग मोशनल, स्टैटिक EMI, डायनेमिक EMI और रोटेशनल EMI, 3 तरह की EMI को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कोई अगर कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो अगर अर्थ की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके अंदर कैसे कैसे EMF डेवलप होता है। ऐसे मान लीजिए कोई प्लेन है, हॉरिजॉन्टली अगर ऐसे जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा, तो उसके एंड्स पे कैसा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। मान लीजिए कोई प्लेन है, हॉरिजॉन्टली जा नहीं रहा है, नीचे की ओर डिप कर रहा है, तब उसके एंड्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। कोई व्यक्ति अगर मूव कर रहा है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके सर और पैर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में आ भी चुके हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कोई ट्रेन अगर जा रही है तो ट्रेन का जो एक्सेल है उसके एंड्स पे किस तरह का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो इन सब डिस्कशंस को हम करेंगे। ठीक है ना।
उसके बाद हम आपके पास आएंगे क्या कहते हैं क्या नाम है, जनरेटर पे। जनरेटर के बारे में सब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, सारे कंपोनेंट्स उसका डिस्कस करेंगे। फिर आपको लास्ट में आएंगे आपको ट्रांसफार्मर पे, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसकी एफिशिएंसी, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक बात और डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि जैसे मान लीजिए कोई रॉड है और किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। कोई रॉड अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसके एंड्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, हम ये भी डिस्कस करेंगे। मतलब पहला केस तो मूव कर रहा है, आपने पहला जो मैंने मोशन ईएमएफ बताया वो ये बताया कि कोई रॉड है एल लेंथ का, v स्पीड से जो लेंथ के परपेंडिकुलर है मूव कर रहा है इस प्रकार से कि लेंथ v और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तब जो ईएमएफ डेवलप होगा, पहली बात उसको मोशन ईएमएफ मैंने पहले कहा था। लेकिन ये वाला ईएमएफ डिफरेंट है। कोई रॉड अगर रोटेट कर रहा है ओमेगा स्पीड से, तो उसके एंड्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कॉपर फेरेडी जनरेटर होता है, हो सकता है नाम 19-20 थोड़ा सा हो रहा हो, उसके थोड़े मोड़े फंडामेंटल्स हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मेरे ख्याल से इतनी ही बात है। हाँ, इसके बाद हम एडी करेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एडी करेंट्स या फोकॉल्ड करंट। एडी करंट और फोकॉल्ड करंट के बारे में मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में, जब आपको मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा रहा था, तो उसमें थोड़ा सा डिस्कस किया था कि एडी करंट्स ही हैं जिनकी वजह से गैल्वेनोमीटर तुरंत रेस्ट पे आ जाता है। ये सारी बात डिस्कस करेंगे। एडी करंट्स के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है ना, और एडी करंट्स क्या होता है, ये सारी बात डिस्कस करेंगे। हाँ, एक बात और हम डिस्कस करेंगे, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन से हम क्या समझते हैं? सेल्फ इंडक्शन इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। मतलब सेल्फ इंडक्शन किसी कॉइल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने अंदर होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। एक बार कंडीशन में ये पूछ लिया गया, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब प्रीवियस स्टेट को मेंटेन करने का प्रयास जिस प्रॉपर्टी की वजह से करती है वो सेल्फ इंडक्शन है, ठीक है ना, ठीक है ना। सेल्फ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस रूप में घुमा के एक बार पूछा भी था पहले, आप पुराना उठा के देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सेल्फ इंडक्शन वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अपने अंदर कोई भी वायर, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट अपने अंदर होने वाले करंट के ग्रोथ या डिके का विरोध करती है, वो सेल्फ इंडक्शन है। तो इसमें इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन इनर्शिया है, और ट्रांसलेशन मोशन में मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, रेस्टिव टू चेंज। उसी तरीके से ये है इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेल्फ इंडक्शन। मैं बढ़िया समझाऊंगा अभी इसको। फिर आपको बताऊंगा सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। एक लंबा सोलेनॉइड है तो उसका सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्शन से हम क्या समझते हैं, अब म्यूचुअल इंडक्शन के क्या इफेक्ट्स हैं। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि अगर दो कोएक्सियल सोलेनॉइड है, दो कोएक्सियल सोलेनॉइड, कोएक्सियल का मतलब एक सोलेनॉइड है उसके ऊपर एक और सोलेनॉइड है, तो उन दोनों का आपस में म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक कॉइल है, दो कॉइल्स हैं और इन दो कॉइल्स दो कंसेंट्रिक कॉइल्स हैं। अगर दो कंसेंट्रिक कॉइल्स हैं, एक का रेडियस a है, एक का रेडियस b है, तो इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर क्या होता है। आज मैं केवल आपको इस समय इस वीडियो में केवल इतना बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ेंगे हम, मैं लिख कर नहीं बता पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो में रिकॉर्डेड है, ठीक है ना। उसके बाद 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे तो चीज़ें एकदम साफ हो जाएंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, फिर कपलिंग फैक्टर को डिस्कस करेंगे और कपलिंग फैक्टर को डिस्कस करेंगे, फिर बताएंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन, कपलिंग फैक्टर और सेल्फ इंडक्शन पे किस तरीके से डिपेंडेंट है, वो सारे डिस्कशंस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको हम बताएंगे म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग टू कोएक्सियल सोलेनॉइड हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ ये हो गया, कपलिंग फैक्टर हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद आपको हम डिस्कस करेंगे अब क्या, हाँ, उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एक इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है और उसको कैसे हम दिखाएंगे, ये सारे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद चार्जिंग रेट और ग्रोथ ऑफ डिके ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। बहुत सी बात नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, अगर पूरी बात पढ़ाई जाएगा आपके सिलेबस में तो कम बात नहीं है, लेकिन अगर केवल बोर्ड पास करना है तो 2-4 बात जान लीजिए, आपका काम चल जाएगा। रेगुलर क्वेश्चन लेंस लॉ और इन सबसे E बराबर -LdI/dt, यही एक फार्मूला है, इससे आपको 50% न्यूमेरिकल इश्यूज लग जाते हैं।
मतलब बोर्ड लेवल पे। लेकिन अगर डिटेल में आप सारे सिलेबस को जानेंगे तो यही तो फर्क है, ये फर्क है। नंबर तो सबको आ जाता है, नंबर आ जाता है, लेकिन ये है कि अगर पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको फिर कुछ पढ़ना नहीं, फिर केवल क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन ज़्यादा लगाइए, क्वेश्चन डिस्कस करिए, आपका दिमाग खुद का जाएगा, है ना। तो मैं पूरा सिलेबस पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। और पढ़ा ही रहा हूँ, अब तक पढ़ा रहा हूँ, तो एक में क्यों मैं 19-20 करूँ, थोड़ा सा टाइम बढ़ा के पूरा कर ही देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद भी रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। एक इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है और उसको डिराइव करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। फिर उसको आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी से हम क्या समझते हैं और एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड में, ये सब हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि एनर्जी डेंसिटी होती है कि b²/2 म्यू नॉट, ये एनर्जी डेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी होती है b²/2 म्यू नॉट होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है ½ ε0 e², ये एनर्जी डेंसिटी होती है। आगे चल के जब मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस टॉपिक के बाद पढ़ाऊंगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो भी एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है ना। और दोनों की एनर्जी डेंसिटी ऐसी होती है, वो उस समय आप समझेंगे। फिलहाल जो आपको मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी का हम कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है ना, और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर बताएंगे। फिर आपको हम ये बताएंगे कि देखिए इंडक्टर होता क्या है, इंडक्टर होता क्या है। एक बात आप जान लीजिए कि एक कॉइल है, अगर एक स्ट्रेट कॉइल है तो इंडक्टर नहीं है, ठीक है ना। इंडक्टर नहीं, इसमें रेजिस्टेंस होता है। बिना इंडक्टेंस के रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन बिना रेजिस्टेंस के इंडक्टेंस नहीं हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए कोई कॉइल है, इंडक्टर है, ये कॉइल है, इंडक्टर है, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस तो होगा ही। अगर कोई सर्कुलर टर्न इस तरह से कॉइल है, ये इंडक्टर है, इंडक्टर को ऐसे दिखाते हैं, इसके अंदर रेजिस्टेंस तो होगा ही, क्योंकि प्राइमरी तो वायर है ही। तो बिना रेजिस्टेंस के इंडक्टेंस नहीं होता, लेकिन बिना इंडक्टेंस के रेजिस्टेंस पॉसिबल है। ये सारी बात डिस्कस करेंगे। इंडक्टर मतलब यही है, किसी कॉइल को आप, और इंडक्टेंस मतलब इंडक्टेंस हम बता रहे हैं, सारी चीज बताएंगे, इंडक्टर इंडक्टेंस सब बताएंगे। अभी आप जान लीजिए क्या हम कैसे कर रहे हैं, दो पॉइंट लेकर बताएंगे और डिटेल बताते हैं, ठीक है ना। यस सर। तो अब आप देखिए, अगर किसी कॉइल को ऐसे ऐसे करके ट्विस्ट कर देते हैं इस तरीके से, तो ये इंडक्टर हो जाता है। ये अगर किसी सर्किट में लगा है तो क्या करता है, ग्रोथ और डिके ऑफ करंट को डिले करता है, ठीक है ना। इसका बस एक ही काम है, हेलिकल शेप में अगर कर दी किसी वायर को तो वो इंडक्टर हो। हाँ, इसको रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करते हैं, उसमें ऐसे ऐसे ट्विस्ट कर दिया, ये आपका इंडक्टर हो गया, ठीक है ना। वो उसी वायर को ऐसे कर दिया, इंडक्टर है, ऐसे है तो क्या है, रजिस्टर। इधर देखिए, मतलब कि जो सोलेनॉइड में होता है सर वो इंडक्टर होता है। सोलेनॉइड में हम लोग ऐसे हेलिकल शेप में उसको रोटेट करते हैं तो उसको इंडक्टर कह सकते हैं उस वायर को। ये बात हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे ऐसे आपने कर दिया, हाँ, तो सोलेनॉइड में भी आपका रेजिस्टेंस तो है ही, हाँ, और अगर इस वायर को लेंगे तो इंडक्टर की तरह से आप उसको मान सकते हैं। यस, इंडक्टर यही बताते हैं, ठीक है ना। इधर देखिए ध्यान, एक जगह अलर्ट हो गई। इंडक्टर मतलब किसी कॉइल ऐसे कर दिया आपने, और वो अपने इंडक्टर जब किसी सर्किट में लगता है तो अपने अंदर होने वाले ग्रोथ और डिके ऑफ करंट को अपोज करता है। इंडक्टर का बस यही काम, ठीक है ना। इंडक्टर जब करंट फुल स्ट्रेंथ पे आ जाती है तो इंडक्टर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देता है, वो बस सर्किट में पड़ा रहता है इंडक्टर, समझ रहे हैं। यस सर। लेकिन इस कॉइल में रेजिस्टेंस भी होगा, तो वो रेजिस्टेंस जो है सर्किट की फाइनल करंट को अफेक्ट करेगा। लेकिन ये इंडक्टेंस का जो फैक्टर होता है, इंडक्टर का फैक्टर होता है, ये अल्टीमेट फाइनल करंट को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। इसका बस एक ही काम है, रेट और ग्रोथ को डिले करना। अगर मान लीजिए, हाँ, जैसे मान लीजिए आपने करंट फ्लो करना शुरू किया सर्किट में, और सर्किट में इंडक्टर लगा है, तो मत करिए। तो जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू करेंगे, उससे जानते हैं जितना ज़्यादा मैं फोकस रहूँगा उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलेगी। इन्फॉर्मेशन यहीं पे ना, देख के तो आते हैं, तैयार करके तो आते नहीं, किताब रख के बोलते हैं। तो जितना हम रिलैक्स रहेंगे और पूरी कल्पनाओं में जाएंगे, उतनी बातें निकलेंगी, और उससे आपको लाभ होगा, तो काम तो ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो उसको देखिए, हमको अपने फुल उसमें आने दीजिए, उसके लिए एकदम अलर्ट होकर सुनेगा तब आप आएगा। देखिए, इंडक्टर का बस एक काम होता है सर्किट में। एक बात को ध्यान से सुनिए कि अगर मान लीजिए सर्किट में इंडक्टर लगा है और आपने सर्किट को ऑन किया, तो इंडक्टर करंट के ग्रोथ को अपोज करेगा, डिले करेगा। ऐसे मान लीजिए अगर किसी प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, अगर मान लीजिए प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, आपने जैसे ही ऑन किया
तुरंत ही करंट की वैल्यू E बाई R हो जाएगी। जहाँ E क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, R है रेजिस्टेंस, तुरंत ही हो जाएगी, ऑन करते ही हो जाएगी। लेकिन इंडक्टर लगा है तो तुरंत नहीं होगी, थोड़ा देर में होगी, उसको डिले करेगा अपनी पीक वैल्यू। अंत में पीक वैल्यू यही आएगी। पीक वैल्यू आने के बाद इंडक्टर का फंक्शन 0 हो जाएगा, इंडक्टर कुछ नहीं करेगा। अभी जब आपको ऐसी पढ़ाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि पीक वैल्यू जैसे है तो इंडक्टर बस पड़ा रहता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए ये क्या करेगा, डिले करता है। और मान लीजिए कि करंट बैटरी से निकाल दिया, इस बैटरी को निकाल दिया, मान लीजिए बैटरी को निकाल दिया, उसके बाद करंट डिले करेगी। जैसे मान लीजिए कि ये बैटरी ऐसे लगी हुई है, यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, तो जब इसमें शुरुआत करेंगे करंट, तो करंट को फुल पीक वैल्यू में आने में टाइम लगाएगा। और जब इसको हटा देंगे तो इसमें एनर्जी जो स्टोर होगी इंडक्टर में, हाफ एल आई स्क्वायर में इंप्रूव करके दिखाएंगे, उस एनर्जी से करंट फ्लो करेगी, ठीक है ना। तो करंट को अगर प्योर रेजिस्टेंस होता तो ऑफ करते ही करंट 0 हो जाती है, लेकिन प्योर जब इसमें इंडक्टर भी लगा है तो ऑफ करते ही करंट तुरंत 0 नहीं होगी। ग्रोथ और डीके दोनों को ग्रोथ और डीके ऑफ करंट दोनों को क्या करेगा, अपोज करता है, अपोज करता है और देर करता है। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए तो कहा जाता है, और अपोज करता है और डिले करता है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा ग्रोथ ऑफ करंट एंड डीके ऑफ करंट, इस पर डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टर एंड डीके ऑफ करंट इन इंडक्टर। और फिर मैं बताऊंगा कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टर एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके ऑफ करंट इन इंडक्टर, इन दोनों बातों को डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका पूरा डिस्कशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पूरा होगा। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। अब मैं 2-2 पॉइंट लेता जाऊंगा और 2-2 पॉइंट को खूब सफाई से बताता जाऊंगा। अभी मैंने 15-20 पॉइंट बता दिए कि इतने पॉइंट आपके सिलेबस में हैं, अब 2-2 पॉइंट को लेकर मैं एक्सप्लेन करूंगा। कट कर दीजिए एक बार।